आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 एरिया का प्रैक्टिस सेट 20 निकलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन स्टैटिक है जो आपको पूछेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सीख रहे हैं ना, यही से स्टैटिक क्वेश्चन है। समझौता ज्ञापन, समझौता ज्ञापन यानी MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो समझौता जो ज्ञापन हुआ था ना पहली बार 1987-88 में हुआ था। समझौता ज्ञापन कब हुआ था? 87-88 में। कब हुआ था? 87-88 में। समझौता ज्ञापन कब हुआ था? 87-88 में। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यही दो क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे, ठीक है ना। इसके आगे सब कराएंगे, ठीक है। हम सोचे इसको बाद में कराएंगे, बाकी हमें नहीं, इस चक्कर में बाद में चक्कर में अभी तक नहीं कर लिए, ठीक है ना। 2 नंबर देखिएगा, 1-2 नंबर क्वेश्चन बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया था 1992 में। भारतीय मतलब राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 1992 में। 1992 में किया गया था। इस दो को याद कर जाइएगा। समझौता ज्ञापन 1987 से 88, ये क्वेश्चन कल बता देंगे दोनों को, ठीक है ना, अच्छा से। और दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 1992 में। 1992 में। अब यहाँ से ये 3 नंबर क्वेश्चन से, रेखीय समिति का संबंध किससे है? रेखीय समिति का जो संबंध था ना अप्रत्यक्ष से था। किससे था? अप्रत्यक्ष से। और LK झा समिति अप्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष। LK झा अप्रत्यक्ष, और रेखी भी अप्रत्यक्ष से था। इसके झा नहीं बोले हम, LK झा बोले हैं, ठीक है ना। उसे भाई यानी LK झा अप्रत्यक्ष। और वांचो समिति प्रत्यक्ष से था, वांचो प्रत्यक्ष से था। और राजा चलैया जो समिति था ना, ये कर सुधार से थे। किसे थे? कर सुधार से। और पार्थ सारथी जो सिम समिति था ना, ये आपका कर नीति से था। किसे था? कर नीति से। कर सुधार नहीं बोले हम, कर नीति बोले हैं, ठीक है ना, टैक्स पॉलिसी बोले हैं, ठीक है। तो पार्थ सारथी सिम समिति किसे था? कर नीति से था। किसे था? कर नीति से था। फिर से बताया था, LK झा समिति अप्रत्यक्ष, LK झा समिति अप्रत्यक्ष, और रेखी समिति अप्रत्यक्ष, वांचो प्रत्यक्ष, वांचो प्रत्यक्ष। और राजा चलैया समिति कर सुधार, राजा चलैया समिति कर सुधार। और रंगराजन समिति था ना आपका, पेट्रोलियम से था। रंगराजन समिति पेट्रोलियम किसे था? हाँ, रंगराजन समिति जो था ना, हाँ ना रंग पेट्रोलियम से था, ठीक है, देख लीजिए, पेट्रोलियम उत्पाद से था। अब भुगतान दे दिया था हमको कन्फ्यूज करने की, पेट्रोलियम से था, ठीक है ना। दिखाते हुए देखे हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, ठीक, हम दिखाते हैं। स्पीड में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। उसने हम जो बोले हैं ना, हाँ, रंगराजन समिति ना पेट्रोलियम से था। किसे था? पेट्रोलियम से, ठीक, सही है। और जो केलकर समिति है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से है। अब भूरेलाल समिति स्पीड में गलत देता है आपको, जो स्पीड है ना, हाँ, पेट्रोलियम उत्पाद से था। क्या समझ का अपना किताब सुधार दिया है, देख लीजिए, देख लीजिए। रंगराजन समिति है ना, सेशन 21 नया वाला किताब है, पुराना किताब होगा, ठीक है, पुराना किताब है। और केलकर समिति है ना, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष से है। और भूरेलाल समिति मोटर वाहन से है। गलत हो गया था यार, पेट्रोलियम सही, सुधार दिया, पेट्रोलियम सही है। नेट पर गलत देता है, ठीक है, देख लीजिए से, नेट पर देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं किसे जानते हैं? भूरेलाल समिति, रंगराजन समिति पेट्रोलियम सही है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन से है, भूरेलाल मोटर वाहन। रेखी समिति अप्रत्यक्ष, राजा चलैया समिति कर सुधार, LK झा अप्रत्यक्ष, और वांचो समिति प्रत्यक्ष, वांचो, ठीक है ना। और आइए आप ये क्वेश्चन देखिए। आज जो केलकर समिति था ना, किसे था? प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से था, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? जो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना यह आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना, 1992 से 1997 से 1997। और इस भुगतान संदल दे रहा है, हाँ, मोबाइल देखिए वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है।
आज हम रात में ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना, हम दृष्टि करेंगे, भेज देंगे रात को, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको भेज देंगे, समझौता ज्ञापन समिति और राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का स्थापना जो 1992 में होता है, दोनों का, ठीक है ना। आपको जो बोला है ना यही था ना, रंगनाथ समिति, ठीक है, हम ग्रुप को भेज देंगे। आज चौथा नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला कोष का स्थापना हुआ था ना, यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय जो कार्यकाल था ना 1992 से 97, और इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी स्थापना किया गया था 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना कब हुआ था? 1993 में। आज देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या कहते हैं? हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, तो हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के तहत? तीसरी। और श्वेत क्रांति की शुरुआत चौथी, ठीक है ना। हाँ, चौथे पंचवर्षीय योजना क्या था? श्वेत क्रांति, और तीसरे में हरित क्रांति। हरित क्रांति की योजना किसे कहते हैं? सोमनाथन को कहते हैं भारत में, सोमनाथन। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन कहते हैं। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था। तो किस योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था? 5वीं, क्या में? 5वीं जो हुआ था ना, यह आपका 1974 से 1978 का हुआ था। 1974 से 1978 में हुआ था, ठीक है। हाँ, इसका 1 साल कम था, ठीक है ना। इसका जनता पार्टी की सरकार बन जाता है, ठीक है। इसे हाँ, लोकसभा कार्यकाल बढ़ा इसी योजना का तहत, ठीक है। भारत रत्न इसी कार्यकाल में बंद कर दिया था। हाँ, भारत रत्न हुआ था ना 78 में, जब जनता पार्टी सरकार बना, भारत रत्न 1980 से फिर से स्टार्ट हुआ था भारत रत्न। तब 1980 में स्टार्ट हुआ था ना, पहला किसको मिला था? मदर टेरेसा का मिला था। तो 1979 से उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1979 से में शांति का नोबेल मिलता है, और 1980 में भारत रत्न मिलता है मदर टेरेसा को, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसको पूछ देता कभी कभी स्टडी टाइम में, ठीक है। भारत पहले नोबेल मिलता है 1979 से में, तब जाकर भारत मिलता है 80 से में, 1980, ठीक है ना, ठीक है। और ये भाई देखिए, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का स्थापना कब होता है? 1993। और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। 5 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर के निर्माण का शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो जो दशावतार मंदिर है ना, ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। आइए, जो मंदिर है ना उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। और यह विष्णु और लक्ष्मी भगवान का जो मूर्ति होता है ना, विष्णु और लक्ष्मी का मूर्ति है, विष्णु और लक्ष्मी का है। कहाँ पे स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। और यदि सबसे ऊंची प्रतिमा की यदि बात कीजिएगा तो विश्व स्तर पर सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है? सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध का और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है। कहाँ पे है? गुजरात में। कितना मीटर है? 182 मीटर, ठीक है ना। 182 इसलिए याद रखें कि गुजरात का विधानसभा का सीट कितना है? हाँ, गुजरात का है विधानसभा सीट। देखिए, राजस्थान का दूसरा सीट है और गुजरात का 182 है, तो उसी के उतना ऊंचा किया गया है, ठीक है ना। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। हैदराबाद, तेलंगाना। रामानुचार का है, हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ना, जो अभी मोटा भाई श्रीनगर में अभी श्रीनगर में क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस श्रीनगर, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। और वहीं सबसे ऊंचे, किस मंदिर के 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है? तो दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश के देवगढ़, उत्तर प्रदेश के देवगढ़। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होता है? तो जानते हैं जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा जो होता है ना उपलब्धता पोटास का होता है। किसका होता है? पोटास का। और किसी कमी होता है तो फास्फोरस, हिमस क्या होता है? नाइट्रोजन का, इस सब का क्या होता है? कमी होता है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, ये उपजाऊ के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्र में होता है ना जलोढ़ मिट्टी, जो पानी के द्वारा, जैसे गंगा नदी द्वारा है ना, उखाड़ पुखाड़ का पानी लाता है, आर्य से निक्षेपण द्वारा पूरा, हाँ, और उपजाऊ के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जलोढ़ मिट्टी। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं?
बांगल, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगल, आज न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादर। कुछ नया नया करना चाहिए, खाते हम लोग याद करेंगे। तो न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को खादर। तो इसे को ना अलुवियल मिट्टी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अलुवियल मिट्टी, ठीक है ना। तो दृष्टिकोण के मामले में कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अलुवियल उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। आइए देखिए, माउंट हेरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? देखिए माउंट हेरियट जो सबसे ऊंची चोटी है ना, दिया है ना भाई। देखिए यहाँ 3 चीज दिखाई देगा, एक आएगा उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान, एक दक्षिणी अंडमान। आएगा आपका बड़ा निकोबार, ठीक है ना। बड़ा निकोबार है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा? माउंट हेरियट, जो माउंट हेरियट है ना, यह दक्षिणी अंडमान की ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट हेरियट के नया नाम कर दिया माउंट मणिपुर। क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर। माउंट हेरियट का नया नाम क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर। और दक्षिणी अंडमान के एक और चोटी है, कौन सा? हाँ, माउंट हेरियट का नाम माउंट मणिपुर। ऐसा ना मानिएगा मणिपुर वाला है, इसी दक्षिणी अंडमान का जो ऊंची चोटी है ना माउंट हेरियट, अब हेरियट हटा दिया, उसे जब मणिपुर कर दिया है, ठीक है ना। माउंट मणिपुर कर दिया है, ठीक है। तो माउंट हेरियट का नाम क्या है? माउंट मणिपुर। अब माउंट केबो भी कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। 2 चीज याद रखेगा, दक्षिणी अंडमान, माउंट केबो और माउंट हेरियट कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। माउंट केबो और माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान में। और वहीं उत्तरी अंडमान की यदि बात कीजिएगा तो उत्तरी अंडमान कौन सा है? संडल पीक। उत्तरी अंडमान में संडल पीक, नहीं याद रहेगा ना, बोलो ना। संडल उतार कर मारता नहीं है, उत्तरी अंडमान में संडल पीक, संडल उतार के मारेगा उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। उतार के मारेंगे तो संडल पेक उत्तरी अंडमान, संडल पेक उत्तरी अंडमान। और वहीं मध्य अंडमान की यदि बात कीजिएगा तो मध्य अंडमान कौन सा है? माउंट डियोवली, माउंट डियोवली मध्य अंडमान में, माउंट डियोवली। और वहीं ग्रेट निकोबार कौन सा है? ग्रेट निकोबार माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर। तब बताया था बड़ा निकोबार का ऊंची चोटी कौन सा है? थुलियर। अब मध्य अंडमान का डियोवली, मध्य अंडमान का डियोवली, और उत्तरी अंडमान का संडल पीक, और दक्षिणी अंडमान का माउंट मणिपुर, माउंट क्वेबो, माउंट मणिपुर, माउंट क्वेबो। अब माउंट हेरियट मत बोलिए, नाम हटा दिया, माउंट मणिपुर कर दिया, ठीक है, मणिपुर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी है ना, यह किसकी सहायक नदी है? तो देखिए अमरकंटक के पहाड़ से 3 नदी निकलता है, एक नर्मदा, एक सोन, एक महानदी, ठीक है ना। और यहीं से 2 नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। कौन कौन? बैतरणी और ब्राह्मणी। तो ये महानदी की सहायक नदी है, बैतरणी और महानदी। और महानदी एक बहुत सा सहायक नदी है, जैसे में हंसदेव। अब बीपी से एग्जाम पूछा था, तेल किससे सहायक नदी है? महानदी। महानदी का है भाई, तेल पूछा हुआ है क्वेश्चन, अब बीपी से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, देखिएगा, ठीक है ना। तो हंसदेव, तेल और ईव, हंसदेव, तेल और ईव और शिवनाथ किस सहायक नदी है? महानदी का। हंसदेव, तेल, ईव, शिवनाथ किस सहायक नदी है? किसका है? महानदी का है। हंसदेव, तेल, ईव, शिवनाथ महानदी का, किसका है? महानदी का। अब देखिए क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा नदी, तो उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी। और नर्मदा की सहायक नदी बहुत सारा है, जैसे अमरकंटक के पास से निकलता है, इसी की सहायक नदी है हिरना, मतलब हिरण, बरना, दूधी, तावा, शेर, शक्कर। हिरण, बरना, दूधी, तावा, शेर, शक्कर किस सहायक नदी है? नर्मदा की। नर्मदा पर पानी कहाँ रहता है? अरब सागर में। कहाँ रहता है? अरब सागर में। तो बताइएगा, तो हिरण, बरना, दूधी, तावा, शेर, शक्कर किस सहायक नदी है? नर्मदा का है। और बताएगा तो हंसदेव, तेल, ईव, शिवनाथ महानदी का। और ब्राह्मणी और बैतरणी भी महानदी का, ब्राह्मणी और बैतरणी भी महानदी का। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए जो जिला जो दर्रा पाता है ना, कहाँ पाता है? जम्मू कश्मीर। अब तो पड़ गया लद्दाख, ठीक है ना, ठीक है ना, वही है बाबू, ठीक है ना। तो कहाँ लद्दाख में हो गया है, ठीक है ना, लद्दाख हो गया, तो जम्मू कश्मीर से ऑप्शन से क्या मारेगा? जम्मू कश्मीर मारेगा कि नहीं? और रोहतांग जो दर्रा है ना, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और जो चांगला है ना, देखिए चांगला दला और चांगला और क्या बोलते, चांगला और तंगला कहाँ है? लद्दाख में। और वही चंसल दर्रा कहाँ था? कहाँ था? हिमाचल प्रदेश। चंसल दर्रा हिमाचल प्रदेश, चंसल हिमाचल प्रदेश। और वही तंगला लद्दाख, और चंसल आता तो
हिमाचल प्रदेश। चौसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब बॉम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। सेला अरुणाचल प्रदेश। बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश। एक दर्रा पूछा था, देवसा दर्रा कहाँ है? देवसा दर्रा कहाँ पता है? हिमाचल प्रदेश से पूछा हुआ था आप लोग एग्जाम में। देवसा कहाँ? देवसा हिमाचल प्रदेश। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कौन हो जाएगा? तो चंगला दर्रा मेघालय में है? नहीं, कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। आइए 10 नंबर देखिएगा। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो जल में आर्सेनिक की मात्रा जब वृद्धि हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट हो जाता है। क्या होता है? ब्लैक फुट। आज जल में जब बच्चा जो गंदा पानी नहीं पी लेता है, जैसे मैं काय के जो होता है काय वाला पानी, ठीक है ना, जैसे मैं कुआं का पानी पी लिया, तो उससे कौन सा रोग होता है? बुल बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक होता है। नाइट्रेट की मात्रा नहीं होता, अधिक हो जाता है। देखते कुआं का पानी पी लिया, मतलब गंदा पानी, मतलब 3-4 दिन का पानी रखा ला खुला में, ठीक है ना, तो नाइट्रेट हो जाएगा बुल बेबी सिंड्रोम। और ये आर्सेनिक की मात्रा से होता है क्या हो जाएगा? ब्लैक फूड। आर्सेनिक की मात्रा, हाँ, कड़ियों से इटाई, कड़ियों से इटाई होता है। आधे क्वेश्चन देखा था कड़ियों से, नहीं पता है इसमें बायोलॉजी में, कड़ियों से इटाई, हाँ, इटाई। और 11 में देखिएगा, तो तीनों याद हुआ कि नहीं? जब नाइट्रेट की मात्रा हो जाएगा तो बुल बेबी सिंड्रोम, और आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाएगा तो ब्लैक फूड। जब क्या बोलते इसको, कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाएगा तो इटाई। कैडमियम की मात्रा इटाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण वाला कौन सा आगे है? दिल्ली है ना, ठीक है ना, तो दिल्ली है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण ने वो तो वायु प्रदूषण 1974 है। कब बना था मुख्यालय इससे पता नहीं, ठीक है। इसका मुख्यालय ऐसे नहीं, इसमें नहीं देता है, अगर मुख्यालय का नाम ही पूछता है, लगभग ऐसा सबका है ना। जैसा क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय कांच का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। और मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में ही। केंद्रीय का, हाँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ठीक है ना। तो केंद्रीय कांच मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में, हाँ, जीरो। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर। कहाँ पे? नागपुर। आइए नागपुर में 12 नंबर देखिएगा। बमौनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग में था? तो अमीर जुमला जो था ना, अमीर जुमला यह अर्थ का विभाग का अध्यक्ष होता था। अमीर जुमला किसे कहते थे? अर्थ विभाग का अध्यक्ष। बमौनी साम्राज्य में अमीर जुमला किसे कहते थे? अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अर्थ विभाग का, और देखिए, हाँ, और देखिए, ये बमौनी राज था ना, बमौनी राज, ठीक है ना, यही चारों ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, यही चीज है। देखिए, बमौनी राज का स्थापना 1347 में होता है। कौन? हसन गंगू। कौन कहते हैं? हसन गंगू कहते हैं। और इसका राजधानी कहाँ आता है? गुलबर्गा। और इसका भाषा क्या रहता है? राजभाषा मराठी। यही एक रहता है जिसका नाम है, मुस्लिम का नाम, बाकी भाषा क्या है? मराठी। क्या है? मराठी। तब बमौनी वंश का राजभाषा क्या था? मराठी। स्थापना कब होता है? 1347 में। 1347 में होता है। हाँ, किसे क्या कहलाता है? MBT का काल 1325 से 1351 रहता है, उसे भी 1347 आएगा, 1347 में होता है, ठीक है ना। और बमौनी जो वंश था ना, बमौनी वंश का राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। और इसके राज की मुद्रा जो था ना, मुद्रा बोले हैं, भाषा नहीं, भाषा देंगे मराठा, मुद्रा हून था। क्या था? हून। मुद्रा हून था। और कुछ याद करने वाला देख लीजिए, इसका विभाग था ना 8 भाग में भागा था। कितने भाग में? 8 भाग में। देखिए, एक वकील सल्तनत था। दिल्ली का जो मलिक नायाब होता था उसे क्या कहते थे? वकील सल्तनत कहते थे। दिल्ली का जो मलिक नायाब होता था उसे वकील सल्तनत कहते थे। अब मंत्रियों के कार्य का जो निरीक्षण करता था उसे कहते थे वकील कुल कहते थे। उसे क्या कहते थे? वकील कुल। आइए क्वेश्चन अभी जो दिया हुआ है, अर्थ विभाग का अध्यक्ष क्या कहते थे? अमीर जुमला। क्या हुआ? तो बोल के जाना चाहिए। हून क्या था? हून। अर्थ विभाग का आदेश क्या था? अमीर जुमला। और विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन था? वजीर अशरफ। एक चीज बता रहा है, कितना भी तैयारी हो ना, पढ़ाई से मतलब ये सब फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, छोड़ दे। जानते हैं, एक नंबर भी आपका गलत हो जाएगा ना,
एग्जाम से बाहर कर देगा। आपका फिर से जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है ना, फिर से आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको कितना तैयारी हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने वाला कमी नहीं है, ठीक है। कितना जितना क्वेश्चन रिपीट होगा ना उतने फायदा है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। आज जो हल्के क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, वही बाहर करवा देता है, ठीक है ना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस जब तक नौकरी हो नहीं हो ना, तब तक खामोश रहना। कितना तैयार है, जब फिर भी नौकरी हो जाए तब ओवर कॉन्फिडेंस बैठ जाइए कहीं पर, तब दिखाइए अपना पावर, ठीक है। जब तक नौकरी हो ना, तब तक आप समझिए बराबरे में है, क्योंकि जीरो है, ठीक है ना। आपका एक नंबर भी आपको बाहर करा देगा, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर भी बाहर करा देगा, ठीक है ना। आज देखिए जिसका एक रिजल्ट होता है ना, उसी का देखिएगा बीपीएससी में निकल जाएगा, दुर्गा में निकल जाएगा, हर एग्जाम निकल जाएगा, एनटीपीसी से निकल जाएगा, देखिए 4-5 एग्जाम लगले धरले से निकल जाएगा, ठीक है ना। और तैयारी कितना हो जाए, हाँ, जब तक नौकरी जब तक करना पे स्टार लग जाए नहीं, तब तक समझिए आप खाली हाथ है, ठीक है ना। इसी तरह उसके बाद अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन था? अमीर जुमला। आप विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यक्रम कौन करता था? वजीर अशरफ, वजीर अशरफ। और वह अर्थ विभाग से संबंधित कौन था? तो नाजिर था। अर्थ विभाग से कौन संबंधित था? नाजिर। और वकील सल्तनत का सहायक कौन होता था? पेशवा। वकील सल्तनत का सहायक कौन था? पेशवा। और नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन था? कोतवाल। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कोतवाल। और न्याय विभाग कौन था? सदर जहां। न्याय विभाग कौन था? सदर जहां, सदर जहां। तो इसको पता लगा, सब पता लगा। आइए 13 नंबर देखिएगा। सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत कौन थे? जो सनकादिक संप्रदाय थे ना, ये द्वैता द्वैतवाद से था। कौन थे? निम्बाकाचार्य। कौन थे? निम्बाकाचार्य। कौन थे? निम्बाकाचार्य। यही दिया है, देखिए आपका सनकादिक संप्रदाय है ना, निम्बाकाचार्य थे। किस बात थे? मत क्या था इनका? द्वैता द्वैतवाद था। क्या था? द्वैता द्वैतवाद। हाँ। और रुद्र संप्रदाय क्या था? विष्णु स्वामी। इनका क्या था? जैसे विष्णु जल में रहता था ना, तो जल में कुछ करने से शुद्ध नहीं होता है। तो देखिए रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद थे। क्या था? क्या मत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। और ब्रह्म संप्रदाय से थे ना, माधवाचार्य थे। कौन थे? माधवाचार्य। इनका मत क्या था? द्वैतवाद। क्या था? द्वैतवाद। और श्री संप्रदाय से रामानुचार्य थे। इनका मत क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद था। क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद था। मतलब श्री संप्रदाय से रामानुचार्य, मत विशिष्टाद्वैतवाद। और ब्रह्म संप्रदाय से माधवाचार्य, मत द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी, मत शुद्धाद्वैतवाद। और सनकादिक संप्रदाय से निम्बाकाचार्य, मत द्वैताद्वैतवाद। क्या था? द्वैताद्वैतवाद। तो चारों ऑप्शन यही दिया हुआ है। आज 14 नंबर देखिएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? दिल्ली के अमीरों का दमन कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। और अमीरों का उजागर किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 40 दल का सरदार नहीं नियुक्त किया था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आज इसको खत्म कौन कर दिया? बलबन खत्म किया था। कौन किया था? बलबन किया था। और दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही न्याय के घंटा के लिए याद कर, न्याय का घंटा कौन लगवाया था? घंटा नहीं, जब बेल बजाता था। ये कौन? इल्तुतमिश। मुगल गवर्नमेंट में कहता था जहांगीर। न्याय का जंजीर कौन लगवाया था? जहांगीर। ठीक है ना। मतलब एक क्या था, एक नदी था, यमुना नदी से वहाँ से जंजीर बजाता था ना, तो इसके दिल्ली के दरबार में जाके बसता था, जहांगीर के दरबार में। ठीक है। और तो इल्तुतमिश क्या कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1210 से 1210 से 1236, 1210 से 1236, 1210 से 1237। अब संजय फोन के पूछ दे क्या